Good evening to you all. एक नई सूचना है आप लोगों के पास या नहीं? क्या बतलाइए, क्या नई सूचना है? क्या आप ही की तरफ इशारा हो रहा है अंशु जी? हाँ, नहीं, कुछ तो बात होगी ना, समझे? जहां आग हो जरूरी नहीं कि वहां धुआं हो ही, लेकिन जहां पर धुआं दिखे वहां आग अनिवार्यतः होगी, नहीं? क्या नई चीज मालूम है? बतलाइए राजेश जी। नेक्स्ट टाइम तक नया रहने देते हैं। क्या मतलब, थोड़ा सा मतलब पता चले ना मुझे भी। क्या मतलब अंशु जी की शादी उदी करवा रहे हैं क्या? हाँ, अंशु जी की शादी करवा रहे हैं या प्रेम करवा रहे हैं? और दोनों स्थिति में आप इनके दोस्त हैं या दुश्मन हैं? नहीं नहीं, दोस्त नहीं हो सकता है, समझे? दोस्त के वेश में दुश्मन हो सकता है, समझे? उसके बाद में दुश्मन दिखे जा सकता है, तो दोस्त हाँ, भ्रम हो जाए, समझ? तो कंपटीशन से अगर किसी को बाहर करना हो ना, तो सबसे आसान सा तरीका है धकेल दीजिए उस तरफ, बेचारा डूबता इतराता रहेगा। खैर, मैं जो बात कह रहा था कि सेक्शन सी हटा दिया गया है क्या? निबंध वाले सेक्शन में सेक्शन सी हटा दिया गया है। अब सेक्शन सी में भी वही निबंध पूछे जाएंगे जो सेक्शन ए बी में पूछे जाते हैं। क्या नहीं, मुझे तो लग रहा है आप लोगों का अप्रोच देख के, और जो लैक लेक्चर अप्रोच आपका है सेक्शन सी के प्रति, मेरी बात ध्यान रखेंगे, यू मे हैव टू पे ए हैवी प्राइस, समझे? क्योंकि सेक्शन ए और सेक्शन बी के निबंध को हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा, समझे? मतलब जो क्लास में हमने पढ़ाया है, मैं टॉपिक की बात नहीं कर रहा, समझे? एग्जैक्ट मैं जो निबंध डिस्कस करूंगा मैं टॉपिक से इतर, मैं उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा। तो सेक्शन ए सेक्शन ए और सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के कंटेक्स्ट में बात करूं तो मैं दावे के साथ नहीं कह सकता कि इस चीज को डिस्कस किया है तो ये पूछे ही जाएंगे। लेकिन अगर सेक्शन सी के एसेज के कंटेक्स्ट में बात करूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि मोस्टली सेक्शन सी से उन निबंधों के पूछे जाने की संभावना कंपैरेटिवली ज्यादा है जिन निबंधों को रोशन सर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज, दूसरी चीज, इस चीज को समझे, थोड़ा सा मैं 5 मिनट का समय लेना चाहूंगा। सेक्शन सी को लेकर के समस्या क्या है? ठीक है, मेनली ये निबंध जो होंगे, कोई फ्रेज होगा, कोई प्रोवर्ब होगा, और ये फ्रेज और प्रोवर्ब जो होंगे वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज के नहीं होंगे। ये फ्रेज और प्रोवर्ब जो होंगे पॉपुलर इन
रीजनल लैंग्वेज विथ रीजनल टोन। इस चीज को समझिए। और अगर इसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो वो आपको मगही से हो सकती, मतलब आप चारों कभी भी एक से नहीं होंगे, चारों चार रीजनल लैंग्वेज से होंगे। भोजपुरी से, अंगिका से, बज्जिका से, मैथिली से, या ठेठी। यहां से होंगे। अब मोस्ट ऑफ द केसेज में यहां पर प्रॉब्लम क्या आ रहे हैं समझे। मोस्ट ऑफ द केस में आप जड़ों से कटे हुए हैं, ठीक है। और ये कोई एक्विजिशन नहीं है मेरा, ठीक है। अगर आप अपने रूट से कटे हुए हैं या डिटैच हो चुके हैं तो इसमें आपकी भी जिम्मेवारी हो सकती है। पारिवारिक परिवेश, फैमिली और सोशल इन्वायरमेंट भी उसके लिए जिम्मेवार है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट भी उसके लिए जिम्मेवार है, ठीक है। और इन तीनों की, इनमें से कोई एक सब सम्मिलित रूप से भी जिम्मेवार हो सकते हैं। एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड माय ओपिनियन, व्यू पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। हम लोगों ने जो सामाजिक परिवेश देखा, पारिवारिक परिवेश देखा, या जो शैक्षणिक परिवेश देखा, अगर उसके कंटेक्स्ट में बात करूं तो नॉर्मली एक पैटर्न देखेंगे। और एक चीज कहता हूं कि मेरे क्लासेज अभी लगातार चलेंगे और मेरे क्लासेज जो है 4:15 से डॉट स्टार्ट हो जाएंगे, समझे। तब तक, जब तक कि फर्दर मैं इन्फॉर्म ना करूं। तो मैं ये कह रहा था, कई बार आप मुझे देखेंगे तो आप देखेंगे अभिव्यक्ति शैली जो है, हम जो कहते हैं, हमारे कहने की शैली की बात अगर करूं, और हाथ चलाते रहिएगा, तो 3 शैली होती है। 3 शैलियां होती हैं कहने की। हिंदी में एक को अभिधा कहते, दूसरी को लक्षणा कहते और तीसरे को व्यंजना कहते। ठीक है। अगर इस कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो व्यंजना जो है उसमें व्यंग होता, व्यंग्यात्मक। अक्सर अंग्रेजी में अगर आप जाकर के देखें सटायर जो यूज करते हैं, नहीं, या कई बार इसके लिए हम कहते कमेंट, ठीक है। लक्षणों के कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो
यहां पर सिंबॉलिज्म होगा, सांकेतिकता होगी। ठीक है। और अगर अभिधा के कंटेक्स्ट में आप जाकर के देखें तो ये जो है सिंपली सेइंग, तीनों के डिफरेंसेस को समझें। अगर अभिधा के कंटेक्स्ट में देखें तो हम जो यूज ऑफ वर्ड होता, यूज ऑफ वर्ड उसी मीनिंग में होता है जो जनरल मीनिंग है। ठीक है। जैसे अगर किसी को मुझे कहना हो, मैं कहूंगा तुम मूर्ख हो क्या, तो यहां पर मूर्ख शब्द का जो इस्तेमाल है उसी अर्थ में है, उसके मूल अर्थ में है, ओह सॉरी, जो उसका ओरिजिनल मीनिंग है। वर्ड का ओरिजिनल मीनिंग जो है उसी ओरिजिनल मीनिंग के कंटेक्स्ट में फुलिश शब्द का इस्तेमाल है। नहीं, लेकिन अगर आप जाकर तो वहां शैली हमारी क्या होती, आप कह सकते सीधी कथन की शैली है अभिधा। और बार बार इस चीज पर मैं जोर दे रहा हूं, एशिया में सबसे अधिक अगर कुछ मायने रखता है तो लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन। whether you have command on your linguistic expression or not, that will matter most, even that will matter more than content। जो कंटेंट आपका है उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है आपका लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन, उससे अधिक मायने रखता है आपका प्रेजेंटेशन। कंटेंट इन दोनों चीजों के आगे, प्रेजेंटेशन और लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन के सामने कंटेंट जो है वो सेकेंडरी टर्शियरी हो जाता है। ठीक है। यहां अगर लक्षणा के कंटेक्स्ट में देखें तो यहां पर सिंबॉलिज्म का सहारा हम लेते हैं। ठीक है। और यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर शब्द का प्रयोग जो होता भिन्न अर्थ में, यहां पर मीनिंग जो है डिफरेंट हो जाता है। नहीं, लेकिन ये जो डिफरेंट मीनिंग है या ओरिजिनल मीनिंग से क्या होता, या ओरिजिनल मीनिंग से अटैच्ड होता है। नहीं, जैसे किसी की मूर्खता पर को हमें इंडिकेट करना हो तो एक कहने का यह तरीका है कि डायरेक्टली हम कह रहे हैं यू आर फुललेस, यू आर फूल, तो यहां तो ओरिजिनल मीनिंग है शब्द का, लेकिन उसको हम मूर्ख ना कह के क्या कहते, हम कहते तुम गधा हो। नहीं, इसका मतलब क्या, जब किसी आदमी को हम गधा कहते हैं तो इसका क्या मतलब है, आदमी जानवर हो जाएगा, 2 हाथ 2 पैर की जगह उसे 4 पैर हो जाएंगे, पूंछ उग जाएगी, नहीं ना। तो जब हम उसको गधा कहते हैं, तुम मूर्ख हो, तुम गधा हो, इसका मतलब क्या है, यहां गधा शब्द का
मूल अर्थ में प्रयोग नहीं है। यहां पर गधा शब्द का डिफरेंट मीनिंग है। यहां पर गधा शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है? मूर्खता के अर्थ में। हम कहना चाह रहे हैं तुम उसी तरह मूर्ख हो जिस तरह गधा मूर्ख होता है। तो डिफरेंट मीनिंग तो है, लेकिन अगर देखें यह डिफरेंट मीनिंग उसके ओरिजिनल मीनिंग से कनेक्ट करता है या नहीं। गधा किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी मूर्खता के लिए जाना जाता है। नहीं, बचपन में कहानी पढ़ी होगी ना, मोरल स्टोरी में के रूप में, कि दो गधा था, एक पर जो है नमक था लदा हुआ, दूसरे पर रुई लदी हुई थी। तो जो जिस पर नमक लदा हुआ था उसने डुबकी, नदी क्रॉस करते हुए डुबकी लगा ली तो नमक का भार हल्का हो गया, वो बेचारा खुश हो गया। नहीं, और उसको खुश देख के पीछे से जो रुई लादे हुए गधा आ रहा था उसने भी डुबकी लगा दी, लेकिन इसका भार घटने की बजाय बढ़ गया। और अगर आप ध्यान करें, मुझे लगता है 2015-16 के आसपास की बात होगी, भारतीय राजनीति में एक विमर्श शुरू हुआ। जैसे देखेंगे आजकल मैकाले चर्चा में है ना, अचानक से मैकाले को हम लोगों ने जीवित कर दिया है। अब बुद्धिजीवी वर्ग मैकाले में उलझा रहेगा, और जब तक बुद्धिजीवी वर्ग मैकाले में उलझा रहेगा, नहीं, SIR जिस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दे रहा है वो मसला, बातें समझ में आ रही? तो अगर आप जाकर के देखें तो एक शब्द चर्चा में आया था, बैसाख नंदन। कुछ ध्यान है? मृणाल पांडे जो हैं उन्होंने एक आलेख लिखा था और प्रधानमंत्री की ओर इशारा करते हुए उन्होंने बैसाख नंदन शब्द का प्रतीकात्मक अर्थों में, लाक्षणिक अर्थों में प्रयोग किया था। और क्या आपको पता है गधे को बैसाख नंदन क्यों कहा जाता है? बेसिकली उसके पीछे की स्टोरी यह है कि बैसाख महीने में गधा घास चरते चरते दूर निकल जाता है, घासें कम होती हैं। जब पीछे मुड़ के देखता है तो उसको लगता है ये सारी घासें हमने ही चरी, नहीं। और वही गधा सावन के महीने में जब घासें बड़ी होती हैं, सावन भादों में, तो घास चरता पेट जब इंडिकेट करता है कि अब फुल हो चुका है, तो मुड़ के देखता तो उसको लगता है अभी तो इतनी ही घासें हमने चरी, पेट कैसे भर सकता है। तो इसीलिए गधे को बैसाख नंदन भी कहा जाता है और गधा मूर्खता का प्रतीक है। तो विमर्श हुआ था बैसाख नंदन पर, समझे, और बड़ा लंबा विमर्श चला था कि प्रधानमंत्री जी का अपमान हो गया। अब यह बात अलग है कि 2014 के पहले तक भारतीय प्रधानमंत्री अपमानित नहीं होते थे। चर्चिल की एक स्टोरी याद आती है, समझे। चर्चिल को मूर्ख कह दिया गया, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। अब इस पर बवाल हुआ पार्लियामेंट में, इस पर चर्चा चली, समझे। सबने, पक्ष विपक्ष सबने अपने अपने तरीके से बातें रखी। अंत में चर्चिल अपनी बातों को रखने के लिए खड़ा हुए। तो उन्होंने स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा कि महाशय, चिंता की बात यह नहीं है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मूर्ख है, चिंता की बात यह है कि ये बातें लीक कैसे हुई। और चर्चिल के ऐसा कहते पूरा पार्लियामेंट जो है ठहाकों से गूंज उठा। बात आई गई, खत्म हो गई। बातें समझ रहे? तो अगर देखें लक्षणा में क्या होता, शब्दों का प्रयोग भिन्न अर्थों में होता, डिफरेंट मीनिंग उनकी होती है, लेकिन वो मीनिंग कहीं ना कहीं ओरिजिनल मीनिंग से अटैच्ड होती है। और इसलिए हमने कहा कि जब हम किसी मनुष्य आदमी को कहते हैं कि तुम गधा हो,
तो वहां सेंस ये प्रिवेल करता है कि तुम भी उसी तरह मूर्ख हो जिस तरह गधा मूर्ख होता है। अर्थात यहां गधा शब्द जो है लाक्षणिक अर्थों में प्रयोग में लाया गया है, और गधा शब्द सिंबल है किसका? फुलिशनेस का। लेकिन तीसरा, व्यंजना की जो शैली होती है, सटायर जो होता है, कमेंट जो होता है, उसमें अगर देखें शब्दों का प्रयोग उसके मीनिंग डिफरेंट होती है, और उस डिफरेंट मीनिंग का ओरिजिनल मीनिंग से कोई संबंध नहीं होता। नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा, एक नई बात जान रहे हैं, पेपर 3 से, सेक्शन 3 से ऐसे में नहीं हटा दिया गया है, और अब इस तरह के टॉपिक ना देके सेक्शन ए और सेक्शन बी की तरह, या सेक्शन 1 सेक्शन 2 की ही तरह टॉपिक दिए जाएंगे। ये क्या था? यहां पर शैली हमारी क्या है? यहां सटायर था, कमेंट था, और इस कमेंट के माध्यम से या इस सटायर के माध्यम से क्या इंडिकेट मैं करना चाह रहा था? जिस तरीके से आप चीजों को इग्नोर कर रहे हैं वो सही नहीं है। अभी समय है, अगर आपने समय रहते सतर्कता नहीं बरती तो उसकी एक बड़ी कीमत आपको चुकानी एग्जामिनेशन हॉल में पड़ सकती है। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, हमेशा एक चीज ध्यान रखें, मैं नहीं जानता कि उसके पीछे आपकी सोच क्या काम करती है, लेकिन एक दो चीजें मैं जरूर अपनी ओर से कहूंगा। हर इंडिविजुअल डिफरेंट होता है, उसके डिफरेंट स्टाइल होते हैं, उसके डिफरेंट प्रेजेंटेशन होते हैं, उसकी पर्सनालिटी डिफरेंट होती है। और मैं ये बात इसलिए कह सकता क्योंकि कहीं ना कहीं एक लंबे समय तक ये जो आप लोगों की सोच होती है ना कंपेयर करने की, तो एक लंबे समय तक मुझे सफर करना पड़ा है। इसके कारण बच्चे आते थे हिंदी लिटरेचर में मेरे पास और मुझ में तलाशने की कोशिश करते थे विकास सर को, नहीं, जबकि हम दो डिफरेंट पर्सनालिटी हैं, कंप्लीट डिफरेंट पर्सनालिटी है, अप्रोचेज हमारे अलग अलग हैं। नहीं, अब सर्विस को विकास सर की कसौटी पर आप कसेंगे, सर्विस कभी खरा नहीं उतरेगा। एंड एट द सेम टाइम विकास सर को भी सर्विस की कसौटी पर कसेंगे, वो कभी खरे नहीं उतरेंगे। लंबे समय तक हमारे मित्र हैं, ज्योग्राफी की फैकल्टी हैं, संजय सर, बड़े अच्छे मित्र हैं। सार्थक में करीब करीब 7 साल तक हम लोगों ने साथ साथ काम किया। अब एक ही संस्थान में हम दोनों हैं। वहां पर देखता था जो बच्चे उनको पसंद कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ाते थे, वो बच्चे मुझे पसंद नहीं करते थे, और जो बच्चे मुझे पसंद करते थे उनको नहीं करते थे। कारण क्या था? जबकि एग्जामिनेशन की नीड और रिक्वायरमेंट हम दोनों पूरे करते थे। व्हाट वाज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट? उसके पीछे बेसिक रीजन क्या थे? तो उसके बेसिक रीजन ये थे कि मैं जो है फैलता ज्यादा था और डुबकियां भी ज्यादा लगाता था। विस्तार और गहराई, ये मेरी ताकत थी। तो जो बच्चे विस्तार में जाना चाहते थे, जो और ज्यादा डेप्थ में जाना चाहते थे, वो मुझे पसंद करते थे। और संजय सर की खासियत थी संक्षिप्तता और सारगर्भिता। वो अगर लिखाते भी थे तो उतना ही लिखाते थे जितना एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत है। मेरे वाक्य लंबे लंबे होते थे, उनके वाक्य छोटे छोटे होते थे, तो बच्चों के लिए सुविधाजनक होते थे। तो जो कम में काम चलाने की जिनकी रुचि थी, वो संजय सर को ज्यादा पसंद करते थे। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? जबकि रियलिटी ये है
कि नीड और रिक्वायरमेंट दोनों जगहों से पूरी होती थी। तो अगर यहां पर जाकर के देखें सेक्शन सी में जो आपको फ्रेजल टॉपिक होते हैं, प्रोवर्ब के रूप में टॉपिक होते हैं, अगर आप देखें तो उनकी शैली मोस्टली सोशल कनेक्ट अगर होगा तो व्यंग्यात्मक होगी। और वहां सबसे बड़ी जो समस्या आती है, दो समस्या आती है, और ये विशेष करके जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए मैं कह रहा, दो समस्या वहां पर आती है। एक समस्या आती है मीनिंग की, मतलब उनका अर्थ क्या है यह समझ पाना मुश्किल है। उनका अर्थ क्या है उस अर्थ को समझ पाना मुश्किल होता। एक ये दूसरा कंटेक्स्ट होता कि अगर अब अर्थ समझ रहे हैं तो उसे विस्तार कैसे दें। कैसे उसको एक्सपेंड करें। क्योंकि बेसिकली देखें जो चर्चा मैंने की, एक तो देखेंगे मोस्टली, हमेशा नहीं लेकिन यहां पर शैली क्या होती, व्यंग्यात्मक शैली होती है, सटायर के फॉर्म में होता। सटायर के फॉर्म में होगा, स्पेशली वहां जहां कंटेक्स्ट क्या होगा, सोशल कंटेक्स्ट। जहां पर कंटेक्स्ट सोशल होगा, ठीक है। और तीसरा कंटेक्स्ट अगर यहां पर जाकर के देखें तो एक और चीज, फोक टच। फोक शब्द का मतलब समझते हैं? हिंदी में फोक के लिए लोक शब्द है। अब थोड़ा सा समझ ही लें इस चीज को। तो यहां पर जब आप विस्तार कैसे दे की बात आती है तो यहां पर आपको देखेंगे तो आपको फोक का टच देना होगा। बातें समझ में आई? और अक्सर आप ये देखेंगे, ये विचारात्मक प्रकृति होगी। ये आइडिया ओरिएंटेड होती। आइडिया की ओर ओरिएंटेड आपको दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि जितनी आपके प्रोवर्ब या ये दिखाई पड़ते ना, तो आप देखेंगे उनकी शैली जो है, यहां पर शैली जो है सूत्रात्मक शैली होगी। कंक्लूसिव रिमार्क के रूप में होती। अब बातें समझ में आई? नहीं? और अगर वे कंक्लूसिव रिमार्क के हैं, कंक्लूसिव आइडिया के फॉर्म में हैं, तो फिर आप देखें वो विचारात्मक निबंधों के करीब पहुंच गए ना, या नहीं पहुंचे? जैसे एक पंक्ति लिख ले, उसी के कंटेक्स्ट में मैं इसको एलैबोरेट करता। अरे ओ बुर्बक बभना, अरे ओ बुर्बक बभना, अरे ओ बुर्बक बभना, अरे ओ बुर्बक बभना, चुम्मा लेवे में
जात तोहर न जाई रे। ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? यहां पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है या नहीं समझ में आया? और यह पंक्ति कहां की है? रेणु के उपन्यास मैला आंचल की है। ठीक है, मैलक रेणु का जो उपन्यास मैला आंचल है वो वहां की पंक्ति है। और यह पंक्ति किस क्षेत्र की, यह उपन्यास किस क्षेत्र की लोक कथा और लोक संस्कृति को आधार बनाती है? सीमांचल बिहार जो है। एक मिनट, तो ठीक है, तो वही कटिहार पूर्णिया अररिया वाला जो इलाका है फारबिसगंज, उस इलाके की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है सभी। अब इस बात को समझे, अगर ग्रुप सी में आप अच्छा करना चाहते तो यू आर एक्सपेक्टेड टू कनेक्ट योर सेल्फ विथ द फोक कल्चर। जब तक फोक कल्चर के साथ आपका कनेक्ट नहीं होगा, और बिहार के फोक कल्चर के साथ कनेक्ट की बात मैं कर रहा हूं, क्योंकि इसी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से ना लोकोक्तियां उठाई जाएंगी। पता नहीं रोशन सर ने सजेस्ट किया है या नहीं, मेरे ख्याल से सजेस्ट किया है, एक बुक अनिवार्यतः पढ़ें, अनिवार्यतः एसेंशियल रीडिंग के रूप में कह रहा हूं। पुष्यमित्र जी की बुक है, हिंदी में है, अंग्रेजी में नहीं है, रुक्तापुर। पुष्यमित्र जी की बुक है रुक्तापुर। क्योंकि अगर इसके कंटेक्स्ट में आप कहेंगे तो यहां पर जो मतलब सजेस्टेड रीडिंग होंगे सेक्शन सी के लिए और नीडेड रीडिंग जो होंगे वो मेरे हिसाब से मुझे नजर नहीं आते अंग्रेजी में। मेरी बातें समझ रहे हैं? तो वहां पर आपको हिंदी की चीजों को पकड़ना होगा, उसको पढ़ना होगा। उसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली जो है, जब रीडिंग आपके डाइवर्स होंगे तो आपकी सोच और समझ भी क्या है, आपका थॉट प्रोसेस भी डाइवर्स होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी डाइवर्स होगी।
तो 2 एसेंशियल रीडिंग की बात मैं करूंगा। रुक्तापुर, रुक्तापुर। अब कितनी चीज मैं बतलाऊं आप लोगों को। अरे भाई, देखो वो भी नेचुरल है पहली बार सुनना, और वो भी यहां पर आए हो तो सुन लिए। नहीं तो यहां देखो, ऐसे में तो यही थॉट प्रोसेस डोमिनेंट है कि प्रीवियस ईयर का यूपीएससी यूपीपीएससी वाला क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, उसको कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा। समझे? सोच ये काम कर रही है। और कई बार हम क्लेम भी करते हो जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनसे जरा आप बात करें, उनकी रीडिंग्स के बारे में जानने की कोशिश करें, उनके थॉट प्रोसेस के बारे में जानने की कोशिश करें, उनकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में जानने की कोशिश करें। जिनको जो अच्छा स्कोर ऐसे में कर रहे हैं, क्या उसी क्वेश्चन आंसर गाइड टाइप के जो आ रहे हैं, जो 2-2 पेज 2.5 पेज में टॉपिक को कवर करते, क्या उनकी तैयारी का आधार वही है? क्या उसी आधार पर वो परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं? और मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि थोड़ा सा सर्वे करें, बात करें लोगों से, यू विल गेट आइडिया। तब आपको महसूस होगा मैं जो सही कह रहा हूं सही है या गलत। बेसिकली देखें, इसके नामकरण का आधार जो है, मतलब मुझे तो बिहार को समझने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक लगती है। अभी कंटेम्प्रेरी, अभी के दौर में जितनी पुस्तकें आई हैं, बिहार के सामने जो चुनौतियां हैं, बिहार के सामने जो बिहार का जो पोटेंशियल है, जो प्रॉब्लम्स बिहार फेस कर रहा है, डाइवर्स प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। दरअसल आप देखेंगे, जब समस्तीपुर से लहरियासराय की तरफ बढ़ेंगे ना, और गंडक क्रॉस करेंगे, तो एक स्टेशन आता है मुक्तापुर। समझे? और जो मुक्तापुर है, पहली बार मैंने रुक्तापुर शब्द वहीं सुना था, क्योंकि 2 साल जो दलसिंहसराय से दरभंगा जब भी जाना होता था, उस फेज में 90 से 92 के फेज में जब इंटरमीडिएट में था, तो उसी रास्ते से होकर जाना होता था। और खासियत तो उसके मुक्तापुर का नाम रुक्तापुर इसलिए पड़ गया क्योंकि कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी जो मुक्तापुर में आकर रुक ना जाए। कोई ऐसी गाड़ी नहीं थी दरभंगा समस्तीपुर के बीच चलने वाली, वो पैसेंजर हो, वो एक्सप्रेस हो, वो सुपरफास्ट हो। और रुकती थी तो देर तक रुकती थी, इसलिए मुक्तापुर का नाम रुक्तापुर पड़ा। वहीं से उस रुक्तापुर शब्द को उन्होंने, पुष्यमित्र जी ने वहीं से उठाया और इस नामकरण के जरिए बतलाना चाहा कि बिहार जो है एक जगह पर जाकर रुक चुका है, आज भी रुका हुआ है, बदला नहीं है, बदला नहीं है। मतलब कोई मिस परसेप्शन मत पालिएगा। अभी जस्ट सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर नजर पड़ी, नाम मैं मिस कर रहा हूं, जिनका भी पोस्ट था। उन्होंने ये लिखा कि बिहार के लोगों के सपने बड़े क्यों नहीं होते। बिहार के लोगों के सपने बड़े क्यों नहीं होते। Why Biharis don't dream bigger? क्योंकि लेनिन ने एक बात कही है,
लेनिन ने एक बात कही है कि अगर बड़े आदमी बनना चाहते हो तो बड़े सपने देखना सीखो। You should dream bigger for being a big man or great man। बड़े सपने, बड़े आदमी बनने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े सपने देखना जरूरी है। समझे? और बड़े सपने देखने में किसकी भूमिका है? अब देखें कहां से शुरू हुआ, कहां पहुंच गया, यही निबंध है। इस बात को समझिए। यहां पर मैं वापस लौटूंगा। बड़े सपने देखने में हमारे पेरेंट्स की अहम भूमिका होती है, हमारे पारिवारिक परिवेश की अहम भूमिका होती है। बड़े सपने देखने में हमारे सोशल एनवायरनमेंट की अहम भूमिका होती। बड़े सपने देखने में हमारे एजुकेशनल एनवायरनमेंट की अहम भूमिका होती है। हमारे टीचर्स की, हमारे मेंटर्स की अहम भूमिका होती है। इस बात को ध्यान में रखें। और हमारी अहम भूमिका होती है, क्योंकि आग तो हमारे भीतर होनी चाहिए ना। आग हमारे भीतर होनी चाहिए, तभी किसी की भूमिका हो पाएगी। नहीं? और पता चला आप ग्रुप ए से लेकर के, क्लास 1 जॉब से लेके ग्रुप डी तक हर जगह दौड़ लगा रहे हैं। बीपीएससी पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, एईडीओ में लगे हैं, दरोगा में लगे, कुछ हो मिल जाए। नहीं तो बंधु, बड़े आदमी अगर बनना चाहते हैं ना, तो बड़े बिगर रिस्क कवर करने होंगे। बड़ा सपना क्या है? जब तक आप बड़े रिस्क आप नहीं ले सकते, हमेशा ध्यान रखें, बिगर ड्रीम के पीछे दबे पांव बिगर रिस्क आता है। और बिगर रिस्क जो है 0 to हीरो के रेंज को कवर करता है। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है? तो जब आप क्लास 1 से लेकर के ग्रुप डी तक दौड़ लगा रहे हैं, तो मैं तो सिंपल सी चीज समझता हूं। सिंपल सी चीज समझता हूं कि जब आप अपने को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, अपने पोटेंशियल को समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने ड्रीम को समझने के लिए तैयार नहीं है, अपने माइंडसेट को समझने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर आप कल के डेट में सब डिवीजन आपको संभालना होगा, कल के डेट में डिस्ट्रिक्ट आपको संभालना होगा। कहां से संभालेंगे? इंटरव्यू में हम क्या देखते? इंटरव्यू में हम यही देखते हैं, वेदर यू आर इन ए पोजिशन टू नो योर सेल्फ और नॉट, वेदर यू आर ऑब्जर्विंग योर सेल्फ और नॉट, how far you are able to understand your social environment, family environment, cultural environment, educational environment। आंखें आपकी बंद हैं या खुली हुई हैं, या रट करके आप यहां तक पहुंच गए हैं, उसके पीछे कोई विजन नहीं काम कर रहा। यही चीज ना हम देखते हैं वहां, क्योंकि हमें तो ऐसा बच्चा चाहिए जिसका एक थॉट प्रोसेस हो, जिसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड हो, जिसके पास सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जिसका अपने नर्व पर कंट्रोल हो, जो सिचुएशन को देख करके घबराए नहीं, जो सिचुएशन को हैंडल करने में सक्षम हो, कैपेबल हो। और उसके लिए जरूरत क्या है? उसके लिए जरूरत है सेल्फ कॉन्फिडेंस की। जब तक वो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे, आप अपने रोल के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे।
तो एक सजेस्टेड रीडिंग मेरा है, मेरी ओर से है रुक्तापुर, और दूसरा सजेस्टेड रीडिंग है बिहार के फोक लिटरेचर को पढ़ें। बिहार के फोक लिटरेचर को पढ़ें, जो क्षेत्रीय भाषा के साहित्य हैं, जो आंचलिक साहित्य है, चाहे वो हिंदी के हो, मैथिली के हो, भोजपुरी के हो, या अदर रीजनल लैंग्वेज के जो लिटरेचर हैं, रेणु को पढ़ें, बाबा नागार्जुन को पढ़ें, राजकमल चौधरी को पढ़ें, भिखारी ठाकुर को पढ़ें, लोहा सिंह को पढ़ें, या ऐसे ही जो फोक लिटरेचर हैं, आप उसको पढ़ें। और पढ़े नहीं, पढ़ते हुए उसको महसूस करने की कोशिश करें, अपने भीतर फील करने की कोशिश करें, विजुअलाइज करने की कोशिश करें, ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपके पास वेरिएशन आएगा, वैराइटीज ऑफ स्टोरीज आपके अंदर होगी, वैराइटीज ऑफ डायमेंशन होंगे। और जब ऐसे टॉपिक को आप रेस्पोंड करेंगे तो उसको रेफरेंस पॉइंट बना करके आप अपनी बातों को कह पाने की स्थिति में होंगे, टॉपिक के हिसाब से आप स्टोरी को क्रिएट कर पाने की स्थिति में होंगे। स्टोरी का वह क्रिएशन जो है इससे के स्टार्ट में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता, उसके रेफरेंसेस जो हैं वो आपको टॉपिक को विस्तार देने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकते, और वो आपकी मजबूरी है, आपकी यहां पर मजबूरी है। वहां पर आप हिंदी अंग्रेजी के प्रति आग्रहशीलता बरतेंगे तो गए, बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता हूं, मेरी बातें समझ रहे हैं या नहीं? तो वैरायटी वहां से क्रिएट होगा, आइडिया वहां से क्रिएट होगा, रेफरेंसेस जो वहां से क्रिएट होंगे, दृष्टांत जो हैं, एग्जांपल्स जो हैं वहां से क्रिएट होंगे। और वो चीजें सेक्शन 3 के टॉपिक के साथ, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें एक फोक का टच एक्सपेक्टेड है। जैसे इसी चीज को आप ले, जब इसी टॉपिक की ओर आप मूव करते तो इस टॉपिक में देखें यह क्या है, सटायर है, यह व्यंग्य है, नहीं? किस चीज पर व्यंग्य है? यह किस चीज पर व्यंग्य है? तो अगर आप जाकर के देखें, ये हमारी सोशल हायरार्की पर सटायर है। दैट सोशल हायरार्की व्हिच इज बेस्ड, क्लासिफाइड एंड बेस्ड ऑन कास्ट एंड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, which is based on caste and caste based discrimination, ये उस पर व्यंग्य के रूप में सामने आता। ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो है सोशल स्टेटस और सोशल प्रेस्टीज के डिटर्मिनेशन में जो अहम रोल प्ले करता हुआ आता, डिसिसिव रोल प्ले करता हुआ आता, यह उस पर व्यंग्य है। यह जो है ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है
यह ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है उस पर सटायर है। ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जिसके अपने पैराडॉक्स हैं, जिसके अपने विरोधाभास हैं, जिसके अपने अंतर विरोध हैं, जिसकी अपनी विसंगतियां हैं, which is full of deformities, which has its own inconsistencies, जिसकी अपनी असंगतियां हैं। और वो क्या है? नहीं, नीची जाति के लोगों का छुआ हम पानी नहीं पीते, नहीं, लेकिन नीची जाति की जो औरतें होती हैं, नहीं, उनके देह के भोग से हमें परहेज नहीं होता। वहां हम छुआते नहीं हैं। उनको टच करने में, उनके साथ जो है सोने में, उनके साथ उठने में, उनके साथ बैठने में, वहां पर हमें दिक्कत नहीं होती। लेकिन उनका छुआ पानी हम नहीं पी सकते, उनका छुआ हुआ हम खा नहीं सकते। क्या यह पैराडॉक्स की ओर इशारा नहीं करता? और क्या ये चीजें ये बतलाती नहीं है कि यह ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है, या ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर जो है, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट पर बेस्ड है, तो इस ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में अगर आप जाकर के देखें, लोअर क्लास का जो एक्सप्लॉयटेशन होता है वो सोशल और इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ही नहीं है, वो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी है। यौनिक दृष्टि से भी उनका शोषण होता है, और इसका लंबा इतिहास रहा है। यह आज भी हमारे समाज का सच है, और यह कल के भी हमारे समाज का सच था। यू कैन मूव टुवर्ड्स गोदान। गोदान में जाकर के देखें, बड़ा अच्छा प्रसंग वहां पर भी है। यही चीजें हैं। गोदान में अगर जाएंगे, एक कैरेक्टर है माता दीन, पंडित दाता दीन का बेटा है, ब्राह्मण है। और दूसरी कैरेक्टर है शिलिया। क्यों मैं कह रहा हूं पढ़ने के लिए? क्योंकि जब आप चर्चा कर रहा हूं तो रेफरेंस पॉइंट गोदान से ले रहा हूं ना। पढ़ेंगे तब न लेंगे, पढ़ेंगे ही नहीं तो कहां से लेंगे? पढ़ेंगे ही नहीं तो कहां से लेंगे? तो सिलिया जो है वो चमारिन है। और चमार किस किस श्रेणी में आते? दलितों की श्रेणी में आते हैं, नहीं? और स्टेटस ऑफ चमार क्या है? रविदास जिसको कहते वही है ना। स्टेटस उनका क्या है? तो जस्ट लाइक अनटचेबल से हैं, नहीं? लेकिन अगर आप जाकर के देखें तब ब्राह्मण माता दीन सिलिया से प्रेम करता है, सिलिया के शरीर को भोगता है, सिलिया के शरीर को भोगता है, नहीं? लेकिन वो सिलिया से शादी नहीं कर सकता। वो सिलिया को उसके अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। एक प्रकरण है, माता दीन अपने दरवाजे पर बैठा हुआ है, ठीक है? सिलिया खलिहान में काम कर रही है, ठीक है? और दुलारी सहुआइन है, जिसकी छोटी मोटी किराने की दुकान है।
वहाँ से कुछ उधार, और मतलब अगर आप कह लें मनी लेंडिंग का भी काम करती है। तो कुछ सिलिया ने वहाँ से उधारी ले रखी थी। दुलारी सहियान उधर से गुजर रही होती, नजर पड़ती है, वह सिलिया को टोकती है, तगादा करती है। सिलिया क्या करती, 2 कोबा अनाज बखार से उठाती है खलिहान से और उसके खोइछे में डाल देती। माता दीन देख रहा है, वह लपक करके आता और उसका खोइछा छीन के अनाज को गिरा देता और सिलिया को डांट डपट करता है। किसी तरह यह बात चमारों के यहां पहुंच जाती। तो जब चमारों के यहां यह बात पहुंच जाती है तो एक ग्रुप सिलिया का बाप है हरखू, उसके नेतृत्व में वहां पर पहुंचता है और माता दीन से कहता है कि या तो वह सिलिया को अपनाए और उससे शादी करे और एक वाइफ के रूप में सिलिया के जो राइट्स हैं वो कन्फर करे उसको, या फिर अगर वो सिलिया को ब्राह्मणी नहीं बना सकता तो वो माता दीन चमार बने, चमारों का कुनबा उसको एडॉप्ट करने के लिए तैयार है, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। और जब दोनों में से कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं होता तो हरखू पटक करके माता दीन पर चढ़ बैठता और उसके मुंह में हड्डी घुसेर कर उसका धर्म भ्रष्ट कर देता। मतलब देखिए कितनी बड़ी चीज है। तमाम शुद्धिकरण के बावजूद, प्यूरिफिकेशन ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है धर्म भ्रष्ट होने की स्थिति में जो है, प्यूरिफिकेशन के लिए जो भी प्रोसेस अपनाता है, सारे प्रोसेस को अपनाने के बावजूद अगर देखें तो माता दीन का सोशल एलाइनेशन जारी रहता, ब्राह्मण समाज उसका बहिष्कार जारी रखता है। और फिर लेटर फेज में आप देखेंगे चेंज ऑफ हार्ट होता, उसके बच्चे की जब मौत होती है तब वहां पर वह बभने के बोझ को उतार फेंकता और अपने बच्चे की लाश को अपनी गोद में लेकर के दफनाने जाता, सिलिया की जो संतान है। तब मेरे कहने का मतलब, जब आप इसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं तो एक तो आपके पास इसके अर्थ की समझ होनी चाहिए, मीनिंग की समझ होनी चाहिए, नहीं? और यह समझ होनी चाहिए कि किस प्रकार जो कंजर्वेटिव सोशल माइंडसेट हमारा था, उस कंजर्वेटिव सोशल माइंडसेट को इस लोकगीत के सहारे जो है रेणु ने झटका देने का प्रयास किया है, जो उनके प्रोग्रेसिव सोशल ओरिएंटेशन की ओर इशारा करता है, नहीं? तो इसके लिए आपको डिफरेंट रेफरेंस लेने होंगे ना, तब ने इसको विस्तार देंगे। 800 शब्दों में कम से कम लिखना होगा, 700 से 800 शब्दों में। वो रेफरेंस तो होने चाहिए। वो रेफरेंस किसी बुक से आएंगे या वो आइडिया आपको क्रिएट करना होगा। तो आइडिया के अनुरूप आप स्टोरी क्रिएट तब न करेंगे जब वो आइडिया होगा, और वो आइडिया तब ना आपके पास होगा या तो आपकी बुक रीडिंग हो, डाइवर्स हो, जो पढ़ा है आपने वो डाइवर्स हो, और दूसरी चीज आप बेहतर ऑब्जर्वर हो। आते जाते उठते बैठते बचपन से अब तक आपने इस तरह की किसी चीज को अगर ऑब्जर्व किया है, नहीं, तो उसको रेफरेंस पॉइंट बनाते हुए आप अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। मेरी बातें समझ में आई या नहीं? तो मेरे कहने का मतलब यह है, और उसमें फोक का टच जरूरी है।
क्योंकि ये नीड है, उस सेक्शन की नीड और रिक्वायरमेंट है, वहां से रेफरेंस आपको लेने होंगे। प्रेमचंद की कई कहानियां हैं, सदगति है, दूध का दाम है, मंत्र है, आप उनको आधार बनाएं, जहां से डायमेंशन खुलते हुए दिखाई पड़ते, जहां पर जो रेलिवेंट हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि प्रेमचंद या रेणु तक सीमित रहे, मैं तो उससे आगे बढ़ने की बात कर रहा हूं। जितना डाइवर्सिफाइड आपका आंसर होगा, एग्जामिनर के मन में उतने बेटर इंप्रेशन आप क्रिएट करने की स्थिति में होंगे, आपका आंसर उतना कन्विंसिंग होगा एग्जामिनर के लिए। आप नीड ऑफ द टॉपिक एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक को आप उतने तरीके से रेस्पॉन्ड करने की स्थिति में होंगे। तो जब आप इस टॉपिक को रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा आंचलिक साहित्य पढ़ें, वहां पर पर्याप्त रेफरेंस आपको मिलेंगे। जितने रेफरेंसेज के कंटेक्स्ट में बात की, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानियां हो, अगर आप में से किन्हीं को इंग्लिश लिटरेचर का आइडिया हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इंग्लिश लिटरेचर से आपके संपर्क में हो, तो उनसे आप ये आइडिया लेने की कोशिश करें कि बिहार में फोक लिटरेचर की क्या स्थिति है, या आज के डेट में गूगल आपके लिए ऑप्शन उपलब्ध करवा रहा है, वहां पर जाकर के चीजों को सर्च करने की कोशिश करें, वहां से चीजों को पिक करने की कोशिश करें, वहां से वैरायटी क्रिएट करने की कोशिश करें, वेरिएशन क्रिएट करने की कोशिश करें। वहां पर जो एक असर्टिवनेस आप शो करेंगे मीडियम को लेकर के, तो आपकी परेशानी बढ़ेगी। और मैं जेन्युइनली जो समझ रहा हूं वो आपको बतला रहा हूं, क्योंकि निबंध एक ऐसी चीज है, अगर आपके पास संस्कृत के कोटेशन हैं, संस्कृत के रेफरेंसेज हैं, आपके पास हिंदी के कोटेशन हैं, हिंदी के रेफरेंसेज हैं, अगर आपका मीडियम हिंदी है लेकिन अगर आपके पास इंग्लिश के कोटेशन हैं, इंग्लिश के रेफरेंसेज हैं, आप इस्तेमाल करें। अगर आपके पास उर्दू के, अरबी और फारसी के रेफरेंसेज है, आप उसका इस्तेमाल करें। दैट विल क्रिएट वेरिएशन इन योर आंसर, वो वैरायटी एड ऑन करेगा, वो डाइवर्सिफाई करेगा आपके आंसर को औरों के आंसर की तुलना में, वो इनरिच करेगा आपके आंसर को, आपके आंसर में वैल्यू एडिशन संभव होगा। इग्नोर मत करें। और फ्रेंकली अगर मुझे पूछे तो मैं आपको बतला सकता कि जितने लोग इंटरव्यू देने वाले हैं और जितने लोग फाइनल सिलेक्शन पाने वाले हैं 68वीं में, 69वीं में, 70वीं में तो अभी हुआ नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट तो 2 ही के आए हैं ना, 70वीं के तो अभी मेंस के रिजल्ट आने वाले हैं। तो 70वीं को ऑब्जर्वेशन पीरियड में आप रखें, आप देखें कि अगर इंटरव्यू दे रहे हैं अगर कोई, तो उसमें ऐसे का रोल क्या, ऐसे का मार्क्स क्या रोल प्ले कर रहा है। और स्पेशली मैं सजेस्ट करूंगा सेक्शन सी के मार्क्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं। किसको मेंस में ही रेस के बाहर कर दे रहा है, किसको इंटरव्यू दिलवा रहा है, किसको इंटरव्यू के रेस से ही बाहर कर दे रहा है, और किसको फाइनल सिलेक्शन दिलवा रहा है। ये तो विजुअलाइज करने की चीज है, ये ऑब्जर्व करने की चीज है। और इसमें तो सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, मैं तो जो बात कह रहा हूं अपने अनुभवों के आलोक में कह रहा हूं,
जो लिमिटेड रेफरेंस मेरे पास मौजूद हैं, मैं उसके कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द केस में ऐसे में जो हम लोग देख पाने की स्थिति में होते, मोस्ट ऑफ द केस में जो चीज हम देखते हैं, समझे कि आपको यही नहीं पता है, एक तो जीएस का उत्तर ही लिखना नहीं पता है, और दूसरा आपको यह नहीं पता है कि ऐसे का उत्तर अगर लिख रहे हैं और जीएस का उत्तर लिख रहे हैं तो दोनों में क्या अंतर होगा, कैसे हम उस डिफरेंस को क्रिएट करेंगे, क्या एक्सपेक्टेड है। जीएस में आप आंसर लिख रहे हैं तो आपसे सब्जेक्टिविटी की उम्मीद नहीं की जाती, तब तक नहीं की जाती जब तक कि आपके अपने ओपिनियन को वहां पर डिमांड नहीं किया गया हो। कई बार कहा जाता है ना, इस संदर्भ में आपके क्या विचार हैं, आप इससे कहां तक सहमत हैं। और वहां पर भी देखें, इस भ्रम में ना रहें कि आपको आर्बिट्ररी मैनर में अपनी बातों को कहने का अधिकार है। आपसे यह तो उम्मीद की जाती है ना कि रैशनल थिंकिंग हो आपकी, यह उम्मीद की जाती है या नहीं, यह उम्मीद की जाती है या नहीं कि बैलेंस्ड अप्रोच हो आपका, नहीं, यह उम्मीद की जाती है या नहीं कि सोच के स्तर पर ऑब्जेक्टिविटी हो, नहीं, इसके दायरे में रह करके ही ना छूट हासिल करेंगे। तो इस चीज को समझने की कोशिश करें। देखो, रियल कंपटीशन जो है ना, फिर मैं दो बातों को दोहरा रहा। इस बार रिजल्ट कितना है? कितने रिजल्ट हैं पीटी के? क्या अप्रॉक्स 13.5 के। और एक चीज मैं लगातार कह रहा हूं, 68वीं, 69वीं, 70वीं तीनों की तुलना में 71वीं के मेंस में कंपटीशन टफर होने जा रहा है। मेरी बात लिख करके रख ली। यहां पर आपको उन लोगों के साथ कंपीट करना है जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की है, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लार्जर चंक यूपीएससी तैयारी करने वालों का पहुंचा है, 70वीं में भी पहुंचा था, लेकिन 70वीं से ज्यादा लार्जर चंक जो है 71वीं में पहुंचा है। कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको उनसे कंपीट करना है। मेरी इस बात को ध्यान में रखेंगे। दूसरी इस बात को ध्यान में रखेंगे कि चुटका नोट्स नहीं, और मजा होने वाले, मजा जिस क्लास में आ जाए या आ रहा हो, उस क्लास के भरोसे आप कंपीट नहीं कर सकते, परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं। तो यहां जो कंपटीशन होने जा रहा है, क्योंकि मेन इंटरव्यू कॉल जो होगा वो कितने लोगों का होगा? तीन हजार से 3200, करीब करीब 2.5-3 गुना, अधिक से अधिक 3500 नहीं। और यहां पर रियल कंपटीशन अगर मुझसे पूछें तो रियल कंपटीशन 5000 लोगों के बीच है, केवल 5000 लोगों के बीच।
8,000 लोगों को पता है कि हम बाहर हैं। इंटरव्यू अगर 3,500 लोगों का इंटरव्यू कॉल होता है तो वहां पर फिर ये कंपटीशन घट करके जो है 2,000 2,500 लोगों के बीच रह जाएगा। 1,000 से 1,500 लोगों को पता है कि हम बाहर हैं देश से। अब बड़ा सिंपल फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस इसके पीछे नहीं है। और एक और बात ध्यान रखेंगे, ये जो मैं बात कर रहा, इन 5,000 लोगों के ग्रुप में इंटर करना आपके बस में है। मतलब आप कमिटेड हैं, आप सिंसियर हैं, आप रेगुलर हैं, आप कंसर्न्ड हैं, आप रेस्पॉन्सिव हैं, ईमानदार हैं अपनी तैयारी के प्रति, तो आप इस ग्रुप में इंटर कर जाएंगे खुद को। इस ग्रुप से बाहर निकल करके फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना फिर आपके हाथ में नहीं है। कई सारे फैक्टर्स हैं, चीजें वहां से, मतलब एक फैक्टर होता है ना, एल फैक्टर, लक फैक्टर, ठीक है। तो उस लक फैक्टर में मेंस से लेकर के इंटरव्यू तक कई सारी चीजें हैं जो अगर आपके साथ है तो धक्का मार के उस पर पहुंचा देगी। अगर न्यूट्रल है तो आप अपने प्रिपरेशन को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करके पहुंचेंगे। और अगर एल फैक्टर ना न्यूट्रल है, ना फेवर कर रहा है, कहीं वो अगेंस्ट है, तो धक्का मार के खींच के बाहर निकाल देगा। तो उसके बारे में मत सोचें, बस इतना सोचें कि ये जो कोर ग्रुप है 5,000 लोगों का, हमें अपना नाम इसमें लिस्ट करवाना है। वो लिस्टिंग होनी चाहिए, उस लिस्टिंग को हमें इंश्योर करना है और वो आपके बस में है। उसके लिए आप किसी अदर फैक्टर पर डिपेंडेंट नहीं, वो पूरी तरह से आपके कमिटमेंट, आपकी सिंसेरिटी, आपकी ऑनेस्टी, आपकी इंटीग्रिटी, आपका पोटेंशियल, आपका परफॉर्मेंस, आपका विजन, आपका विजुअलाइजेशन, इन सब पर डिपेंडेंट है। तो इसलिए बंधु समय है, और मैं पढ़ने के लिए इसलिए सजेस्ट कर रहा कि ऐसा नहीं है कि आपके पास समय नहीं है पढ़ने के लिए, बुक रीडिंग के लिए समय नहीं है। 1.5 महीने के बाद एग्जाम नहीं है, अभी भी एग्जाम में कम से कम 3.5 महीने हैं, पर्याप्त समय, मोर देन सफिशिएंट। और वो 3.5 महीना, 4.5 महीना भी हो सकता है, कोई डाउट नहीं है ना। बशर्ते कि एक सप्ताह नया साल नहीं मनाने के लिए में लग जाएं, नहीं चूरादही में, तिलवा तिलकुट में एक सप्ताह ना लगा दें, नहीं बसंत पंचमी और शिवरात्रि और होली ना मनाने लगे, नहीं। और अगर मनाइएगा तो जो नहीं मनाएगा उसके लिए रास्ता खुलेगा। मेंटली आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा, यू शुड बी रेडी फॉर दैट। और इसलिए मैं कहूंगा ऐसे के कंटेक्स्ट में, और मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल इसी की बात नहीं कर रहा। सोचिए ना, सोचने के लिए बहुत सारे मसले आपके पास हैं। जया बच्चन अभी चर्चा में है ना, जया बच्चन का नाम सुना है, क्यों चर्चा में है? शादी के लिए बोली, किसको बोली और क्या बोली? तो अपने नव्या नंदा को, तो उसी के रिगार्डिंग बोली कि इसको शादी करने की जरूरत ही नहीं है अगले जनरेशन वाले को। क्यों कहा उसने? उन्होंने क्यों कहा? उसने नहीं, उन्होंने क्यों कहा ऐसा? अरे इस पर हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? सर एक होता है, मैरिज एक नीड है सर। क्या क्यों मैरिज नीड है? जरा मुझे समझा दीजिए। टॉपिक तो मैं डिस्कस आगे करूंगा ही, लेकिन मैरिज नीड क्यों है? सर कोऑपरेशन के लिए, और क्या
कोऑपरेशन के लिए, मतलब डेली लाइफ स्टाइल जो भी होता है उसको यूज करता है। क्या बिना मैरिज के कॉपरेशन नहीं होता? नहीं सर, इंडिविजुअल है तो वो एक डिसिप्लिन मैनर में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? हम शादी ना करें, हम लिव इन में रहें, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं तो पूछ रहा हूं। और ऐसा नहीं है कि लिव इन नया है कुछ। सर अगर वो लिविंग के लिए भी होते हैं कि हाँ वो एक शादी की तरह ही होता है, क्योंकि एग्रीमेंट बना हुआ रहता है, वो एग्रीमेंट बेसिस पे होता है। और अरे भाई, चोर के सामने ताला क्या, बेईमान के सामने क्या वाला क्या? अगर अब सुन लो, अब सुन। डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाता है, एक सोसाइटी से बन जाता है आपका मैरिज जो है। और हमेशा एक बात ध्यान रखें, जितनी बातें आप कहेंगे ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है जानते हैं? कंपैटिबिलिटी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कंपैटिबिलिटी जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। ठीक है? और मौका मिले पढ़िए ना। पढ़ने के लिए तो मैं सजेस्ट करने के लिए हजारों पुस्तकें तैयार हूं। कोई ऐसा क्लास नहीं होगा जो 4 पुस्तकें मैं रेफर ना करूं। अभी आप आकर के देखें कितने रचनाकारों को रेफर किया और कितने टेक्स्ट को रेफर किया। रुक्तापुर रेफर किया, महिला आंचल रेफर किया, नहीं गोदान रेफर किया, क्लियर कट 3। नागार्जुन की रचनाओं को रेफर किया, जो फोक स्टोरीज है उनको रेफर किया, भिखारी ठाकुर की चर्चा की, राजकमल चौधरी की चर्चा की। नहीं भाई, एक छोटी सी चीज देखो, प्रेमचंद के गोदान को पढ़ो, ठीक है? प्रेमचंद के गोदान में इस डिबेट पर बहुत अच्छी चर्चा आपको मिलेगी, बहुत अच्छी चर्चा, समझे? कि मैरिज वर्सेस फ्री सेक्स, मैरिज वर्सेस लिव इन। और ये प्रेमचंद 1936 में लिख रहे हैं, ये प्रेमचंद 1936 में लिख रहे हैं। गोदान 1936 में प्रकाशित होता है। अरे समाज के लिए हम नहीं बने हैं। पहले मनुष्य पैदा हुआ या पहले समाज हुआ? पहले मनुष्य पैदा हुआ या राज्य पैदा हुआ? पहले मनुष्य पैदा हुआ या धर्म पैदा हुआ? अरे पहले मनुष्य पैदा हुआ, उसने अपनी नीड और रिक्वायरमेंट समझी, उस नीड और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए उसने सोसाइटी को क्रिएट किया, स्टेट को क्रिएट किया, रिलीजन को क्रिएट किया। उसके लिए क्रिएट किया। तो समाज के लिए हम नहीं बने हैं, हमारे लिए समाज बना है। धर्म के लिए हम नहीं बने हैं, हमारे लिए धर्म बना है। राष्ट्र के लिए हम नहीं बने हैं, राष्ट्र हमारे लिए बना है। राज्य के लिए हम नहीं बने हैं, राज्य हमारे लिए बना है। और इसीलिए चाहे कोई रिलीजन हो, चाहे कोई सोसाइटी हो, चाहे कोई स्टेट हो, चाहे कोई कंट्री हो, चाहे कोई नेशन हो, उसकी लायबिलिटी हमारे प्रति है। उसको हमारे प्रति अकाउंटेबल होना होगा, उसको हमारी नीड और रिक्वायरमेंट के प्रति रेस्पॉन्सिव होना होगा। चेंजिंग टाइम एंड स्पेस, चेंजिंग नीड और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे अपने आप को रिडिफाइन करना होगा और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट करना होगा। एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हमारे लिए क्रिएट करना होगा। अगर वो क्रिएशन ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं होगा
तो वो रिलीजन इररिलेवेंट हो जाएगा, वो समाज इररिलेवेंट हो जाएगा, वो स्टेट इररिलेवेंट हो जाएगा, वो नेशन इररिलेवेंट हो जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये मैं नहीं कह रहा। रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ें। रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है, यह मैं नहीं कह रहा। जयशंकर प्रसाद के नाटक को पढ़ें। जयशंकर प्रसाद के नेशनल कमिटमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, सोशल कमिटमेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। जयशंकर प्रसाद ने क्या स्कंदगुप्त नाटक में लिखा है कि राष्ट्र और समाज मनुष्य के लिए बने हैं, मनुष्य ने अपनी जरूरतों के अनुरूप इनका निर्माण किया है। अगर वही हमसे अवैध सेवा लेना चाहें तो हमें यह अधिकार है कि उस राष्ट्र और समाज को उखाड़ फेंके। कॉलोनियल पीरियड की रचना है। भाई इस चीज को समझो। अगर जया बच्चन ऐसा कह रही हैं तो वी मस्ट एप्रिसिएट हर, वी मस्ट एप्रिसिएट हर प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस जो चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के प्रति रेस्पॉन्सिव है। क्योंकि उस उम्र तक आते आते लोग क्या होते हैं, रिजिड हो जाते हैं अपने आइडियाज को लेकर, अपने नॉर्म्स को लेकर, अपने वैल्यूज को लेकर। वेट 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 वेट, हमारी शादी, मेरी शादी 33 साल की उम्र में हुई, मेरे पिताजी की शादी 14 साल की उम्र में हुई। पढ़ोगे तब ना, पढ़ो गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता में एक जगह पर लिखते हैं धर्मवीर भारती कि शादी या तो 14 साल के पहले हो जानी चाहिए या 34 के बाद। शादी या तो 14 के पहले हो जानी चाहिए या 34 के बाद। ये 60 के दशक में वो लिख रहे हैं। भाई इस चीज को समझो कि अब कैरियरिस्टिक मेल ही नहीं रहे, अब महिलाएं भी कैरियरिस्टिक होने लगी हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, इस चीज को समझो, चेंजिंग टाइम एंड स्पेस के हिसाब से सेक्स के लिए मैरिज जरूरी नहीं है। सेक्स के लिए जो जरूरी है वो है कंसेंट। कंसेंट, मैरिज जरूरी नहीं है। अगर मैरिज जरूरी होता तो मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट नहीं आता। भले ये भारत में नहीं है, लेकिन वेस्टर्न डेवलप्ड कंट्री में जाकर के देखें मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट है या नहीं। मैरिज की हमारी व्याख्या क्या कहती है? मैरिज की हमारी व्याख्या कहती है कि शादी जो है एक तरह से सेक्स का लाइसेंस है। मर्जी हो तब भी, ना मर्जी हो तब भी जो है इच्छा अनिच्छा का वहां पर कोई महत्व नहीं है। तो अगर आप जाकर के देखें तो मैरिज इंस्टीट्यूशन जिस तरह से सेक्स के लाइसेंस को लेकर उपस्थित होता, यह कहीं ना कहीं इंडिविजुअल के रेस्पेक्ट और इंडिविजुअल की जो डिग्निटी है वह इसको इग्नोर करता है। एक फैक्ट है। और ये जो देह की दीवार हमने खड़ी की है, हमारे समाज ने खड़ी की है, हमारी संस्कृति ने खड़ी है, यह हमारे डबल स्टैंडर्ड को इंडिकेट करता। चरित्रहीन, कुल्टा, वेश्या स्त्री ही क्यों होती है? पुरुष क्यों नहीं होता? पुरुष के देह की पवित्रता क्यों नहीं खंडित होती? स्त्री के देह की पवित्रता ही खंडित क्यों होती है? तो अब आप इस बात को समझें कि जिस तरह पुरुष कैरियरिस्ट होते थे उस तरह अब महिलाएं भी कैरियरिस्ट होने लगी हैं, लड़कियां भी कैरियरिस्ट होने लगी हैं। और उनका जो कैरियरिस्ट ओरिएंटेशन है, इसलिए मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन, बी ए गुड ऑब्जर्वर।
पता चला मां बाप ने बेटी को पढ़ाया लिखाया, बीटेक की डिग्री दिलाई, एमबीए की डिग्री दिलाई, और जब जाता है लड़का खोजने के लिए तो लड़का का बाप कहता है कि हमें तो हाउसवाइफ चाहिए, और लड़की का बाप कहता है कोई बात नहीं है, आप पर निर्भर करता है कि आप नौकरी करवाना चाहते या नहीं चाहते। क्या आपने लड़के के फादर को कमिट करते हुए क्या आपने एक बार अपनी बेटी से पूछा उसकी क्या इच्छा है, उसकी क्या अनिच्छा है, वो नौकरी करना चाहती है या वो नौकरी नहीं करना चाहती? लड़के का बाप ये कहने के लिए क्यों नहीं तैयार होता कि कोई बात नहीं है, आपकी बेटी नौकरी कर ही रही है तो मेरा बेटा नौकरी रिजाइन कर देगा? गलती से भी सुना है कहीं? तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, हमेशा इस चीज को ध्यान रखें, चेंज, हमारी नीड्स और रिक्वायरमेंट बदल रही है, हमारे पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं, जीवन को देखने का नजरिया हमारा बदल रहा है, कैरियर को देखने का नजरिया हमारा बदल रहा है, टाइम एंड स्पेस बदल रहा है। तो हमें उसके प्रति रिस्पॉन्सिव होना होगा, उसके कंटेक्स्ट में हमें अपने नॉर्म्स को रिडिफाइन करने होंगे। गिव देम ए स्पेस टू डिसाइड वेदर दे वांट टू बी मैरिड और नॉट। ये उनकी पसंद होनी चाहिए, ये उनका चॉइस होना चाहिए कि वो शादी करना चाहते और शादी करके कंजुगल लाइफ में एंटर करना चाहते, वो लिव इन के जरिए आगे बढ़ना चाहते, या वे जो है वो अपने तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहते। यू विल हैव टू क्रिएट ए स्पेस फॉर देम। पढ़िए, गो एंड रीड। वाणी प्रकाशन से एक बुक आती है, स्त्री पुरुष संबंध एक पुनर्विचार, और अंग्रेजी में जो लोग पढ़ना चाहते, अंग्रेजी में जो लोग पढ़ना चाहते पढ़िए, सिमोन द बुआ की पुस्तक है, सिमोन द बुआ की पुस्तक है द सेकेंड सेक्स। इंग्लिश में जो लोग पढ़ना चाहते, सुलामित फायरस्टोन की पुस्तक है द डायलिटिक्स ऑफ सेक्स। तीसरी पुस्तक है जर्मोन गियोर की पुस्तक है, हिंदी में भी वो उपलब्ध है विद्रोही स्त्री के नाम से, अंग्रेजी में शायद रिवेल वुमेन या जो नाम उसका हो, जर्मन गियर की। और ये तीनों जो हैं फेमिनिज्म की हिस्ट्री में, फेमिनिज्म का जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है उसको रिडिफाइन करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो पढ़िएगा तब ना। वाणी प्रकाशन से एक पुस्तक आई है, स्त्री पुरुष संबंध एक पुनर्विचार, यह राजकिशोर के द्वारा संपादित बुक है। और अगर पूरी किताब ये आप ना भी पढ़ें तो इसके एक निबंध को जरूर पढ़ें, नवीन यौन नैतिकता की तलाश, नवीन यौन नैतिकता की तलाश। ठीक है, और यह निबंध लिखा गया है प्रभा खेतान के द्वारा। शायद मैंने पहले भी आपके क्लास में इसको रेफर किया था। प्रभा खेतान वही लेखिका हैं जिन्होंने पहली बार हिंदी साहित्य में भाई के द्वारा बहन का जो यौन शोषण है उस पर लिखा था। छिन्नमस्ता उनके उपन्यास का नाम है, जिसके इनिशियल पेजेज में उन्होंने इस चीज को दिखाया है। बेसिकली हमारी समस्या यह है कि हम जो हैं वो दिखना नहीं चाहते, जो दिखते हैं वो हैं नहीं। डबल स्टैंडर्ड के साथ हम जी रहे हैं। क्या कोई ऐसा मंत्र है कल के डेट में हमारे बच्चे, कल के डेट में हमारी बेटी, कल के डेट में हमारी बहन वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएगी
या मेरे हिसाब से जिएगी? क्या आपको लगता है? कल आपकी बच्ची, कल आपके बच्चे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे या आपके हिसाब से? और अगर आपको लगता है कि आपके हिसाब से जिएंगे तो जरा याद कर लें, क्या आप अपनी जिंदगी अपने पिताजी के हिसाब से जी रहे हैं या अपने हिसाब से जी रहे हैं? उत्तर मिल जाएगा। अरे कौन बैलेंस निर्धारित करेगा? Who are you to create the balance? Who have given you the authority? Who has given you the authority? Who has given you? आप होते कौन हैं? जिस बैलेंस की बात कर रहे हैं वो इनर इवोल्यूशन का परिणाम होना चाहिए, ना कि वो ऊपर से इंपोज्ड होना चाहिए। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन योर थॉट प्रोसेस एंड माय थॉट प्रोसेस। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब अरे भाई जाकर के सोचो, बहस नहीं करो। मैं सोचने के लिए कह रहा। सर अभी सोच के लिखे हैं सर, इनफर्टिलिटी रेट होगा तो मिनिमाइज हो जाएगा, जिससे अगर हो तो नेशनल सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे जापान में हुआ, इटली में हो रहा है। देखो, नेशनलिज्म का मजाक मत बनाओ सर। हमने जो पिछले 11 साल में किया है ना, राष्ट्रवाद को हमने मजाक में तब्दील कर दिया है। सर नेशनल सिक्योरिटी इन द सेंस, अभी जापान में सर अमेरिका वाले हैं और वो कितना एक्सप्लॉइट करते, सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करते। अरे भाई आप नहीं रोक सकते। जापान अमेरिका आपको दिख रहा है, यहां पर आदिवासी औरतों का यौन शोषण हो रहा है, यह आपको नहीं दिख रहा। हजारों वर्षों से निचली जाति की स्त्रियों का यौन शोषण होता रहा, अभी ही ना हमने इसको पिक किया। किसकी बात आप कर रहे हो? कैसे नहीं जाता है? ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का हिस्सा है या नहीं? ये प्री मैरिटल सेक्स का हिस्सा है या नहीं? तो फिर कैसे नहीं जाकर के जुड़ता है? देखो, सबसे पहले कई बार जब मैं बात करता हूं ना, बहस करने के लिए नहीं करता, बात मैं करता हूं कि ये एक अलग पर्सपेक्टिव है। ठीक है, ये अलग पर्सपेक्टिव है। हमारे बीच से एक पीढ़ी इमर्ज कर रही है और ये पीढ़ी धीरे 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 धीरे, हमारे दौर में एक गाना आया था, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। ये कब की बात कर रहा हूं? मेरे ख्याल से 1990 के दशक के लास्ट में, सेकेंड हाफ में ये गाना आया था। नहीं, एक गाना आया था, ये जो आदित्य नारायण है, उदित नारायण का बेटा, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। जाके सुनिए गाना, आप जाकर के सुनने कह रहा हूं मैं। उसके पीछे का जो विजन है, उस विजन को समझने की कोशिश करें। और आज आप देखें, हमारे आपके घर में जो छोटा बच्चा है, कुछ समझाने की कोशिश करते। 2 बेटे का बाप हूं, एक 11th में है और दूसरा 10th में है। एक दिन बड़े प्रेम से मेरा बड़ा बेटा कहता है, पापा जानते हैं आपके साथ 2 समस्या है। बोले बोलो बेटा। एक तो आप हाईली इगोइस्ट हैं और दूसरा आपको लगता है दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष आप ही हैं। बोले बेटा ये लगना तुम्हारा गलत नहीं है। और अभी जो है 16-17 साल तुम्हारी उम्र है और कम से कम जो है, कम से कम की बात करूं तो अभी तुमको ऐसा कम से कम 14-15 साल और लगेगा, 16-17 साल और लगेगा। उसके बाद पापा क्या कह रहे थे उसकी अहमियत समझ में आएगी। नहीं, हमेशा ध्यान रखो एक बात, हमेशा जो है ना, जब हम लोग किसी चीज़ को डिस्कोर्स का हिस्सा बना रहे हैं ना, तो पंच भी मानेंगे, पंचेती भी मानेंगे, लेकिन खुट्टा यहीं गाड़ेंगे ना, वो अप्रोच छोड़ना होगा।
हमें ये समझना होगा हमारा समाज बदल रहा है, हमारा परिवार बदल रहा है, हमारा सोशल कल्चरल माइंडसेट बदल रहा है, हमारी नीड और रिक्वायरमेंट बदल रही है। क्योंकि सर पता है आजकल ना एक्टर एक्ट्रेस को ना फिलोसफर बनने का चढ़ा है। किसको? ये सर काजोल अजय देवगन की वाइफ है, वो भी बोलती है क्या कि मैरिज शुड हैव एक्सपायरी डेट। मैंने क्या कहा? तो इस बात नहीं, दिक्कत क्या है जानते हैं? आप स्टेटमेंट पर हैं और मैं सोशल फेनोमेनन की बात कर रहा हूं। थोड़ी धैर्य रखेंगे ना तो फिर इस टॉपिक को खत्म करने के बाद मैं समाज की ओर जब बढ़ूंगा ना, समझे ना, तो वहां पर विस्तार से इसकी चर्चा करूंगा। आपकी नजरों में प्री मैरिटल सेक्स बहुत बड़ा मसला है, मेरे नजरों में कोई मसला नहीं है। इट्स योर लाइफ एंड यू हैव टू डिसाइड how you want to lead your life. I will respect your decision. Whether you are my daughter, whether you are my sister, whether you are my niece, whether you are my child, son. I will respect. और मैं ये पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा अपनी बेटी को मैं लूज करूंगा, अगर मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा अपने बेटे को लूज करूंगा, अगर मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा अपनी बहन को लूज करूंगा, अगर मैं रेस्पेक्ट नहीं करूंगा अपनी भतीजी को लूज करूंगा। आई एम रेडी टू गिव देम स्पेस दे कैन अर्न। वो गलती कर सके, मैं उसके लिए स्पेस देने के लिए तैयार हूं। और कोई भी गलती मेरे बच्चे से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती मेरे लिए, कोई भी गलती, कितनी भी बड़ी गलती। क्योंकि मैं ये चाहता हूं, मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे जब गिरे ना, मेरे बच्चे जब गिरे तो वो इतनी दूर जाकर के गिरे जहां पर मैं कुछ ना कर सकूं। मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं मेरे बच्चे जब गिरे तो मेरी मौजूदगी में गिरे, ताकि मैं हाथ बढ़ा करके उठने में उनकी मदद कर सकूं। दिस इज माई थॉट प्रोसेस। और कोई भी मैच्योर पेरेंट आज के दौर में होगा, जस्ट बिलीव मी, या तो वो लूज करेगा या समय के साथ उसको खुद को मॉडिफाई करना होगा। वो काजोल अगर कह रही है तो वो समाज के पूरे समाज के सोच को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। जया नो 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 यस सर, नो यस सर। वो ये नहीं कह रही है कि अंतिम सत्य यही है, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं ना तो उससे लग रहा है कि अंतिम सत्य यही है जो आप कह रहे हैं। दिस इज नॉट। डाइवर्सिफाइड सोसाइटी में डाइवर्सिफाइड ओपिनियन के लिए स्पेस होना चाहिए, एंड दोज ओपिनियंस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। दीपिका पादुकोण के एक वीडियो को जरूर जाकर के देखेंगे, माई लाइफ माई चॉइस। माई लाइफ माई चॉइस मैं देखने के लिए कह रहा हूं, मैं आपको वेब सीरीज देखने के लिए कहता हूं। उनकी उपयोगिता होगी जब आप ऐसे लिखेंगे, वहां पर उसकी जरूरत आपको महसूस होगी। मूवीज लें, मूवीज देखें, उनकी उपयोगिता होगी यहां पर। अभी चर्चा चल रही है ना इस पर, मुझे रेफरेंस याद आ गया। एक मूवी आई थी, देखिएगा, बवंडर। मेरे ख्याल से नंदिता दास की मूवी शायद थी। बवंडर मूवी जाके देखिएगा। और बवंडर मूवी जो है ना, भवरी देवी केस पर है। राजस्थान का ये मसला था 90 के दशक में। भवरी देवी के साथ उच्च जाति के गांव के लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया था। और जानते हैं उनको किस आधार पर बरी कर दिया गया? आज भी न्यायपालिका का इतिहास जो है उस जजमेंट से कलंकित है। जजमेंट का बेसिस था भारतीय समाज में जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट बेस्ड हायरार्की है और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, उसमें यह संभव